Assalamu alaikum everyone, this is Hasnan Munib and today's our topic of discussion is proteins। और ये स्पोर्ट न्यूट्रिशन के कोर्स के अंदर हमारा आता है। तो इसके अंदर ये है कि हम थोड़ा सा प्रोटीन का ओवरव्यू ले लेते हैं। प्रोटीन जो है वो हमें पता है मेजर मैक्रो मॉलिक्यूल है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है, सॉरी। बिल्डिंग और रिपेयरिंग के अंदर इस्तेमाल होता है। इसके अंदर अमाइनो एसिड इसके बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, लाइक अमाइनो एसिड से मिल के प्रोटीन बनती है और प्रोटीन फिर आगे बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनमें हमारे मसल्स हैं, बोन्स हैं, और इसके अलावा हमारी स्किन वगैरह जो है वो इसके अंदर आती है। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस आरडीए, हमें पता होता है कि डेफिनेटली तमाम जिस तरह न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कोई ना कोई एक इनटेक लेवल होता है, नॉर्मल इनटेक लेवल। इसी तरह जो है वो प्रोटीन का भी एक नॉर्मल या रिकमेंडेड इनटेक लेवल होता है कि इतनी जो प्रोटीन है वो इनटेक लाजमी की जानी चाहिए। ठीक है। चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस रिक्वायर मोर प्रोटीन पर यूनिट बॉडी वेट कंपेयर टू एडल्टहुड। बेसिकली होता ये है कि हम प्रोटीन जब भी मेजर करते हैं या इनटेक इसका मेजर करते हैं तो हम कहते हैं इतने ग्राम पर केजी। ठीक है। तो उस हवाले से अगर हम देखें तो चाइल्डहुड और एडोलेसेंस के अंदर जो है वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। क्यों रिक्वायरमेंट इनकी ज्यादा होती है? बिकॉज इन दोनों लाइफ स्टेजेस पे ग्रोथ हो रही होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है, चीजें ग्रोथ जो है वो मैक्सिमम रेट पे होती है। ठीक है। तो टू टैकल दैट ग्रोथ रेट और उस ग्रोथ रेट को मैच करने के लिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है, ताकि ऑर्गन्स जो ग्रो कर रहे हैं डेफिनेटली दे आर मेड ऑफ प्रोटीन। द हार्मोन्स द उसके अलावा बाकी जितने भी स्ट्रक्चर ग्रो कर रहे हैं, दे ऑल नीड दैट प्रोटीन टू बी ग्रो टू फॉर द ग्रोथ। ठीक है। तो इस वजह से जो है वो प्रोटीन की पर यूनिट रिक्वायरमेंट जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एडल्ट आरडीए लिखी हुई है 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, यानी कि अगर एक 100 किलो का बंदा है, सॉरी 1 किलो का अगर कोई पर्सन है तो उसकी प्रोटीन कितनी हो जाएगी, 0.8। तो अगर इसी तरह 70 केजी का अगर कोई पर्सन है तो उसमें आप क्या कर दोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 0.8 से, तो आपको मिल जाएगा जो है उसका कि उसको कितनी ग्राम प्रोटीन जो है वो डेली रिक्वायरमेंट उसकी है, और उतने ग्राम प्रोटीन आप फिर उसकी डाइट में ऐड कर देते हो। और 0.36 पाउंड्स में, लाइक अगर किलोग्राम है तो आपको पता है किलोग्राम हाफ 1 किलोग्राम 2.2 पाउंड्स के बराबर होता है। तो उसी के हिसाब से उन्होंने एक कन्वर्जन फैक्टर 0.36 ग्राम निकाला है कि अगर पाउंड में वेट दे दिया जाए तो आपने 0.36 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर जो है वो किलोग्राम में वेट दिया जाए तो आपने उसको 0.8 से मल्टीप्लाई करना है। ये आपको आते होंगे सारे, इस पे कोई इतनी बात करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम बात करते हैं डेली इंटेक गाइडलाइंस फॉर एथलीट, कि एथलीट जो है उनमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है वो किस तरह चेंज होती है। कि अगर टीम स्पोर्ट्स है लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, लाइक इस तरह की कोई एक्सरसाइजेज हैं जिनमें टीम्स खेलती हैं, उनमें 1.2 से लेके 1.7 ग्राम पर केजी पर डे रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है। नॉर्मली अडल्ट की कितनी थी, 0.8। टीम स्पोर्ट लाइक क्रिकेट और इस तरह के जो मैचेस होते हैं उनमें 1.2 से लेकर 1.7 तक वेरी कर सकती है। क्रिकेट के लिए हो सकता है 1.2, लाइक बैट्समैन बॉलमैन, बैट्समैन के लिए, बॉलर के लिए, फील्डर के लिए थोड़ी थोड़ी रेंजेस डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक है। वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, रेंज यही रहेगी। इस तरह फुटबॉलर है तो उसमें उसमें तो बहुत भागना पड़ता है। ठीक है। सो इस उसकी रेंज है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। तो ये 1.2 से 1.7 एंड्योरेंस एक्सरसाइजेज। एंड्योरेंस हमें पता है ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं या ऐसी रनिंग लाइक लॉन्ग रन। ठीक है। जिसमें बहुत लंबे टाइम तक जो चीज़ चलनी होती है या लंबे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो वहाँ पे एंड्योरेंस एक्सरसाइजेज उनमें उनको प्रोटीन रिक्वायरमेंट कम होती है उनकी कंपैरेटिवली, 1.2 से 1.4 ग्राम पर केजी पर डे। ठीक है। तो अगर 100 किलो का बंदा है तो उसको 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी 120 किलो जो है उसकी प्रोटीन बन जाएगी। ठीक है। देन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है ये लाइक बॉडी बिल्डर्स और सच पीपल, उनकी 1.6 से 1.7 तक होती है। और पावर लिफ्टर, वो जो आपने अक्सर देखा होगा, पावर वाली गेम्स होती हैं जिनमें बहुत थ्रो, अब जिस तरह जेबलाइन थ्रो होता है कि एक ही बार पावर लगानी है। ठीक है। इसी तरह ये बॉल जो बनी हुई है ना, ये भी एक बहुत दूर तक एक ही थ्रो में आपने फेंकनी होती है। ऐसी एक्सरसाइज जिनमें आपको एक ही बार में स्ट्रॉन्ग पुश लगाना होता है, उनमें जो है 1.5 से 1.7 तक ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट जो है वो वेरी करती है प्रोटीन इनटेक। व्हाई डू यू थिंक प्रोटीन इनटेक गाइडलाइन आर हायर फॉर एथलीट देन द आरडीए? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो इसमें नॉर्मल एडल्ट्स होते हैं उनकी निस्बत एथलीट्स की प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज्यादा क्यों होती है? तो पहला पॉइंट, मसल प्रोटीन टर्नओवर। एक्सरसाइज इंक्रीज मसल प्रोटीन ब्रेक डाउन एंड स्टिमुलेट मसल प्रोटीन सिंथेसिस फॉर द रिपेयर एंड ग्रोथ। सिंपल पॉइंट है।
जब मसल एक्सरसाइज करेगा तो उसके अंदर जो प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, और फिर उसको उसकी रिपेयर होनी होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि प्रोटीन ब्रेक डाउन और उसके बाद उसकी रिपेयरिंग और नई सिंथेसिस जो प्रोटीन की होनी है, ये एक स्टेप होता है जो कि एक्सरसाइजिंग मसल के अंदर बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर आप प्रोटीन इंटेक प्रॉपर इंटेक कर रहे हो तो उसकी वजह से पॉजिटिव प्रोटीन बैलेंस जो है ना वो मेंटेन हो जाएगा, जिससे मसल की रिकवरी और हाइपरट्रॉफी जो है वो सपोर्ट होती है। आसान अल्फाज में, जब आपने देखें, मसल टूटेगा, उसमें मजीद प्रोटीन ऐड होगी, मसल ग्रो कर जाएगा। एक्सरसाइज को क्योंकि सपोर्ट करने के लिए हमें स्ट्रॉन्गर मसल चाहिए होता है। तो अगर प्रोटीन इंटेक नॉर्मल ही है तो ये जो एक्स्ट्रा टूट के उसके अंदर जो एक्स्ट्रा प्रोटीन आनी है वो नहीं आएगी, वो नहीं आएगी तो मसल ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। तो मसल प्रोटीन टर्नओवर क्या है कि जो ब्रेकडाउन हो गई है, उसके बाद अब इस एथलीट की, क्योंकि इसमें ब्रेकडाउन ज्यादा हुई है तो इसको ज्यादा प्रोटीन चाहिए टू रिपेयर, ठीक है। और जब वो रिपेयर होता है तो जो इनटेक की हुई प्रोटीन है, एक तो ऑलरेडी प्रोटीन है हमारी बॉडी की, एक इनटेक की हुई प्रोटीन है, दोनों मिलके मसल की ग्रोथ जो है वो करवा देते हैं। एनर्जी यूटिलाइजेशन ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग एक्सरसाइजेज और लो कार्बोहाइड्रेट अवेलेबिलिटी, प्रोटीन आर यूज फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। उसके अलावा डेफिनेटली जो लंबी एक्सरसाइज होती हैं उनमें एट आफ्टर अ टाइम लाइक ग्लूकोज ग्लाइकोजन इस्तेमाल हो गया, फैट के कुछ कुछ सोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं, साथ ही जो है वो प्रोटीन भी अपना रोल प्ले करती है। प्रोटीन इंटेक इस वजह से भी होता है ताकि वो एनर्जी प्रोविजन भी कर सके लॉन्ग टर्म एक्सरसाइजेज के अंदर। दिस इंक्रीज प्रोटीन डिमांड, इसी वजह से हमें प्रोटीन डिमांड की जो है वो जरूरत होती है, प्रोटीन की जरूरत होती है। हार्मोनल रिस्पॉन्स, एक्सरसाइज जो है वो स्टिमुलेट करता है कॉर्टिसोल के रिस्पॉन्स को, जो कि प्रोटीन की ब्रेक डाउन को प्रमोट करता है, ठीक है, और साथ ही साथ ग्रोथ हार्मोन को भी प्रमोट करता है। तो कॉर्टिसोल ने पहले प्रोटीन की ब्रेकडाउन करवाई, लाइक हमारे जो प्रोटीन है उसकी ब्रेकडाउन हुई, और उसके बाद ग्रोथ हार्मोन विच रिक्वायर अमाइनो एसिड फॉर टिश्यू रिपेयर, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज दो हार्मोन को स्टिमुलेट कर रहा है, एक कॉर्टिसोल और दूसरा ग्रोथ हार्मोन। कॉर्टिसोल आगे प्रोटीन की ब्रेकडाउन करवाता है और ग्रोथ हार्मोन जो है उसको टिश्यू रिपेयर करने के लिए अमाइनो एसिड चाहिए। तो कॉर्टिसोल जो है वो पहले प्रोटीन को तोड़ देगा, हमारे मसल प्रोटीन को। ग्रोथ हार्मोन फिर अमाइनो एसिड्स को, कौन से अमाइनो एसिड्स जो हमारी डाइट में मौजूद है उनको उठा उठा के जो है वो उसका पार्ट बना देगा। एंजाइमेटिक एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी अप रेगुलेट द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म। डेफिनेटली एनर्जी मेटाबॉलिज्म में बहुत सारे एंजाइम्स लाइक माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम अब हमने पढ़े भी हुए हैं, उसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम्स होते हैं, मल्टीपल जितने भी मेटाबॉलिज्म के एंजाइम्स हैं वो सारे दे ऑल आर प्रोटीन इन नेचर। तो वहां भी क्योंकि एक्सरसाइज बढ़ेगी तो इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, इन एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, और इन एंजाइम की रिक्वायरमेंट जो है वो सपोर्ट करती है कि प्रोटीन का इंटेक भी बढ़ाया जाए। अडॉप्टेशन टू ट्रेनिंग, प्रोटीन सपोर्ट द रीमॉडलिंग, वही ऊपर वाला पॉइंट कि जो हमारे टेंडन लिगामेंट कैपिलरीज और इस तरह के हमारे जितने भी स्ट्रक्चर हैं बॉडी के, उनको सपोर्ट, उनको एक कैपेबल इनफ बनाने के लिए कि वो हाई एक्सरसाइज को सपोर्ट कर सकें, तो उसमें जो है वो उसको हम कहते हैं कि मतलब उसमें भी प्रोटीन जो है वो अपना रोल प्ले करती है। ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ये हम ऑलरेडी आप लोग एफएससी में वो कर चुके हो। एक एसिड ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक अमाइनो ग्रुप होता है, एक कार्बन, कार्बन के चार एंड होते हैं, एक तरफ हाइड्रोजन लगा होता है और वहां पे साइड ग्रुप जो कि चेंज होता रहता है, लाइक CH3 भी लग सकता है, CH3 भी लग सकता है, CH2 CH3 भी लग सकता है, मतलब चेन की लेंथ एक लगती रहती है और उसके हिसाब से ही अमाइनो एसिड जो है वो डिफरेंट होते जाते हैं। तो ये तो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। अब ये आपने याद करने हैं, असेंशियल, नॉन असेंशियल एंड कंडीशनली असेंशियल। असेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी नहीं बना सकती और हमें थ्रू डाइट उनको इनटेक करना पड़ता है, तो वी नीड टू इनटेक दोज अमाइनो एसिड, हमारी बॉडी उनको खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकती। नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी खुद ब खुद बना सकती है, लाइक वो असेंशियल अमाइनो एसिड्स, ये वाले अमाइनो एसिड जो है ना, ये वाले हमारे हिस्टिडीन और आइसोल्यूसिन, इनको इस्तेमाल करते हुए या इनको कन्वर्ट कर सकती है बॉडी इन अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। तो ये इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, तो जो बॉडी खुद ब खुद कन्वर्ट कर सकती है, इसका मतलब है वो डाइट से आए ना आए उसका कोई रोल या उसका कोई इतना नुकसान नहीं है, वो बॉडी खुद से बना लेगी, ठीक है। ये होते हैं कंडीशनल अमाइनो एसिड। कंडीशनल अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड होते हैं जो कि वैसे तो नॉन एसेंशियल हैं, ठीक है, मतलब बॉडी इन्हें खुद से बना सकती है, बट इन स्पेसिफिक कंडीशन उनकी रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ जाती है कि बॉडी उनको रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाती। मिसाल के तौर पे एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी होती है, तो वो इतनी बढ़ जाती है कि जितना बॉडी बना रही है वो इनफ नहीं होता।
तो नॉर्मल स्टेट में इन एन नॉर्मल एडल्ट वो इनफ था, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं थी। लेकिन एक्सरसाइज के अंदर जो है वो बढ़ गई, तो वो अमाइनो एसिड, वही अमाइनो एसिड जो पहले नॉन एसेंशियल था, अब वो कंडीशनल अमाइनो एसिड है कि वो एक स्पेसिफिक कंडीशन में एसेंशियल हो जाता है, अदरवाइज वो नॉन एसेंशियल ही रहता है। स्केलेटल मसल 40% प्रोटीन कहाँ कहाँ मौजूद है? स्केलेटल मसल हमारे जितने भी हैं, जितने हमारे मोशन के अंदर सारे बड़े मसल, स्केलेटल मसल, उसका 40% से ज्यादा पार्ट प्रोटीन है। कोलेजन, हमें पता है इसका 25 से 35% जो है वो कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बॉडी। पूरी बॉडी के अंदर जो है वो जितनी भी प्रोटीन है पूरी बॉडी के अंदर, उसका 25 से 35% सिर्फ कोलेजन है। बाकी डिफरेंट टाइप ऑफ अदर प्रोटीन्स हैं। बॉडी के अंदर कोई भी प्रोटीन की स्टोरेज मौजूद नहीं है। आपको पता है जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर, ग्लूकोज जो है वो कहाँ पे स्टोर होता है? लिवर में और मसल में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। फैट है वो कहाँ पे स्टोर होता है? वो स्टोर होता है इन एडिपोज टिश्यू, ठीक है। उसके अलावा मसल्स में स्टोर होता है, ऑर्गन्स के इर्द गिर्द स्टोर होता है, तो वो फैट है। प्रोटीन की कोई स्टोरेज नहीं है, प्रोटीन बॉडी का पार्ट बनता है, स्टोरेज नहीं है। लाइक कार्ब, ग्लूकोज देखो, बॉडी का पार्ट नहीं है। ग्लूकोज इज अ स्टोर्ड थिंग, जब चाहो निकाल लो, जब चाहो दोबारा स्टोर कर दो। प्रोटीन का ऐसा सिनेरियो नहीं है। प्रोटीन एक बॉडी का पार्ट बनाते हैं, इंजाइम, हार्मोन, मसल्स, ठीक है। तो ये स्किन, तो ये सारा कुछ जो है वो प्रोटीन इज नॉट अ स्टोरेज न्यूट्रिएंट। तो इस वजह से आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन के इंटेक को, प्रोटीन का रेगुलर इंटेक करना इंपॉर्टेंट है, ताकि बॉडी के अंदर जहां भी देखें एंजाइम्स डेली बन रहे हैं, हार्मोन्स डेली बन रहे हैं, टूट रहे हैं। आपकी बॉडी के अंदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल डेली बन रहे हैं, टूट रहे हैं। प्राइमरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, सेकेंडरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, ये दे ऑल आर समहाउ प्रोटीन इन नेचर, ठीक है। तो प्रोटीन के लिए अमाइनो एसिड चाहिए, तो अगर प्रोटीन इंटेक नहीं की जाएगी तो ये जो डेली टूट रहे हैं ये नए नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो बॉडी विल नॉट वर्क। यूरिया इज द प्रिंसिपल व्हीकल फॉर एक्सक्रीटिंग अनयूज्ड नाइट्रोजन। और प्रोटीन है, अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप होता है, अमाइनो ग्रुप में नाइट्रोजन होती है। तो उस नाइट्रोजन को बॉडी से किस तरह निकाला जाता है? यूरिया की फॉर्म में निकाला जाता है। तो सबसे ज्यादा जो नाइट्रोजन बॉडी से निकलती है वो यूरिया की फॉर्म में निकाली जाती है। फेट ऑफ प्रोटीन, फेट ऑफ प्रोटीन क्या होता है कि बेसिकली जो प्रोटीन इनटेक की गई है वो, सॉरी, उसका आगे होना क्या है? तो प्राइमरी रोल ऑफ अमाइनो एसिड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रोल ऑफ अमाइनो एसिड इज टू फॉर्म स्पेसिफिक प्रोटीन। स्ट्रक्चर प्रोटीन हो सकते हैं, फंक्शनल। भाई सबसे पहला प्रोटीन का काम क्या है कि सबसे पहला और सबसे मेन फंक्शन प्रोटीन का होता है कि ये बॉडी का पार्ट बनते हैं, ठीक है। लाइक स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो सकते हैं लाइक मसल, टिश्यूज, स्किन, ठीक है। और फंक्शनल प्रोटीन बन सकती हैं लाइक इंजाइम्स, हार्मोन्स, जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। प्रोटीन सिंथेसिस लिमिटेशन, body cell only use the necessary amount of amino acid to meet their protein need. The body cannot store excess amino acid for later use. Glycogen can be stored for later use. फैट को स्टोर किया जाता है कि बाद में काम आएगा। प्रोटीन जितनी इस्तेमाल हो सकती थी हो जाएगी, जहां जहां अमाइनो एसिड फिक्स हो सकता था, जहां जहां ग्रोथ रिक्वायरमेंट थी, जहां जहां एंजाइम्स या हार्मोन्स बनने थे, वहां वहां अमाइनो एसिड अपना रोल प्ले करके लाइक वहां चले जाएंगे, बन जाएंगे। और जो एक्सेस आपने प्रोटीन खाई होगी, दैट विल बी एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनीज और इन द फॉर्म, थ्रू लिवर इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, ठीक है। सो दैट्स हाउ, बस ये है कि बॉडी जो है वो एक्सेस प्रोटीन स्टोर नहीं कर सकती, ठीक है। एक्सेस अमाइनो एसिड, अब एक्सेस अमाइनो एसिड क्या होंगे? वो तोड़े जाएंगे बैक इनटू द ब्लड, अमाइनो एसिड कन्वर्ट इनटू एनर्जी, या तो उनकी एनर्जी बन जाएगी या वो ग्लूकोज और फैट में चले जाएंगे इफ नॉट नीडेड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। फिर क्या होगा कि जो जितनी प्रोटीन इस्तेमाल होनी थी, जितने मसल्स को चाहिए थे, जितनी ब्लड को एंजाइम की फॉर्म में, हार्मोन्स की फॉर्म में चाहिए थी, पहले सारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी की जाएंगी, ठीक है। अब मजीद कहीं भी सिंथेसिस नहीं चाहिए, ना स्ट्रक्चरल प्रोटीन की, ना फंक्शनल प्रोटीन की। अब जो एक्सेस प्रोटीन है उसको देखा जाएगा, भाई ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है बॉडी में, अच्छा जी है, ग्लूकोनियोजेनेसिस की तरफ। अदरवाइज अल्टीमेट एंड तीनों न्यूट्रन का, फैट का, ग्लूकोज का, प्रोटीन का, यही होता है कि वो फैट की फॉर्म में स्टोर कर दिए, फैट में कन्वर्जन उनकी कर दी जाती है। लैक ऑफ अमाइनो एसिड स्टोरेज मैकेनिज्म, द ह्यूमन बॉडी कैन नॉट स्टोर नाइट्रोजन और अमाइनो एसिड, एज आई टोल्ड यू कि बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा स्टोर साइट नहीं है जहां पे अमाइनो एसिड को स्टोर किया जाए कि भाई आधे घंटे बाद अगर अमाइनो एसिड की रिक्वायरमेंट होगी तो वहां से उठा के उसको भेज दिया जाएगा। एक्सेस नाइट्रोजन फ्रॉम अमाइनो एसिड एक्सक्रीटेड एज यूरिया थ्रू द यूरिन। और जो यानी कि प्रोटीन, उसको जो प्रोटीन एक्सेस प्रोटीन थी या अमाइनो एसिड थे उसको तोड़ के
ग्लूकोनियोजेनेसिस में कन्वर्ट कर दिया गया, ग्लूकोनियोजेनेसिस या लाइपोजेनेसिस से ग्लूकोज या फैट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और बाकी जो नाइट्रोजनस कंपोनेंट होगा उसी अमाइनो एसिड का, उसको जो है वो यूरिया में कन्वर्ट कर उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करा दिया जाता है। अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। डी अमाइनेशन, द अमाइनो ग्रुप इज रिमूव्ड फ्रॉम द अमाइनो एसिड। सबसे पहला स्टेप क्या है कि अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप जो NH2, जो मैंने शुरू में आपको दिखाया, एक एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है और दूसरा अमाइनो ग्रुप लगा, उसको उतार दिया जाएगा। दिस प्रोड्यूसेस अ कार्बन सबस्ट्रेट कॉल्ड एन अल्फा कीटो एसिड। अमाइनो ग्रुप को उतारने के बाद पीछे जो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बचता है उसको कहते हैं अल्फा कीटो एसिड। नाइट्रोजन एक्सक्रीशन, द लिवर कन्वर्ट एक्सेस नाइट्रोजन टू अमोनिया। अब ये जो NH2 से हमारे निकल रही है नाइट्रोजन, इसको वो कन्वर्ट कर देगा इनटू अमोनिया। अमोनिया को फर्दर कन्वर्ट किया जाता है इनटू यूरिया। यूरिया जो है किडनीज के थ्रू यूरिन के अंदर जो है वो एक्सक्रीट आउट करवा दिया जाता है। ये जो अमाइनो ग्रुप निकला था वो आगे अमोनिया में कन्वर्ट हुआ, अमोनिया आगे यूरिया में कन्वर्ट हुआ, यूरिया जो यूरिया जो बॉडी से निकाल दिया गया। और दूसरा जो स्ट्रक्चर हमारे पास बना था दैट वाज अल्फा कीटो एसिड। अल्फा कीटो एसिड जो है वो क्या किया जाएगा, उसको आगे या तो एनर्जी प्रोडक्शन में ऑक्सीडाइज कर दिया जाएगा, लाइक उससे डायरेक्टली एनर्जी हासिल कर ली जाएगी, या उसके उसको दोबारा से अमाइनो एसिड कहीं से अमाइनो ग्रुप एक्सेप्ट करके दोबारा अमाइनो एसिड बन जाए। ठीक है, मतलब फॉरेन से रिक्वायरमेंट होगी तो वो अमाइनो अमाइनो एसिड अमाइनो ग्रुप एक्सेप्ट करे और एक और अमाइनो एसिड बन जाए, दोबारा से रिवर्स हो जाए स्टेप। ठीक है, या फिर वो कार्बोहाइड्रेट या फैट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ताकि उसको कार्बोहाइड्रेट या फैट की फॉर्म में स्टोर किया जाए। प्रोटीन विल नॉट बी स्टोर्ड, उसको कन्वर्ट किया जाएगा ग्लूकोज या फैट में और फिर वो स्टोर होगी जाके। ठीक हो गया, यहां तक समझ आ गई आपको? कोई क्वेश्चन है? जहां तक का कोई क्वेश्चन है आप जल्दी बता दो। कीटो एसिड खुद डायरेक्टली स्टोर नहीं, कीटो एसिड स्टोर नहीं हो सकता। कीटो एसिड जो है वो कन्वर्ट होगा इनटू, अगर उसमें या तो डायरेक्टली उससे एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, डायरेक्टली एनर्जी इस्तेमाल कर देगा, या वो कन्वर्ट होगा इनटू ग्लूकोज एंड फैट, तो आगे फिर वो उससे रहेगा। ठीक है, कीटो एसिड जब वो ब्लड में रह सकता है, मतलब ब्लड में सर्कुलेट तो हो रहा है ना, लेकिन अल्टीमेट उसने ग्लूकोज या फैट में कन्वर्ट होना है और उसके बाद उससे जो है फर्दर काम किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड की बात करते हैं। ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जो कि पायरुवेट में कन्वर्ट होते हैं, डेट इंटर द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस टू फॉर्म ग्लूकोज। ऐसे अमाइनो एसिड जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे दे दे विल बी दे आर टर्म्ड एज ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। ऐसे कीटोजेनिक अमाइनो एसिड कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोए विच कैन, और कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो कि एसिटाइल को ए की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब एसिटाइल को ए जो या तो डायरेक्टली वो एनर्जी प्रोडक्शन की तरफ चला जाएगा थ्रू क्रेब साइकिल, वी हैव स्टडीड दैट। आपको पता होगा ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद पायरुवेट बनता था, पायरुवेट जब आगे एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होता था, एसिटाइल को ए जो है वो आगे फिर क्रेब साइकिल में जाके वहां से एनर्जी प्रोविजन करता था। ठीक है, या फिर ये क्या करेगा कि फैट में एसिटाइल को ए वाहिद वो मोलिक्यूल है जो कि आगे फैट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो तीन हमारे पास चीजें हैं, या तो हों ऐसे जो कि पायरुवेट बने, लाइक वो कन्वर्ट हो जाए इनटू पायरुवेट, और पायरुवेट से आपको पता है पीछे को रिवर्स स्टेप चला जाए तो वो ग्लूकोज सॉरी पायरुवेट से पीछे जब वो अपने ग्लाइकोलाइसिस रिवर्स कर दो, बैकवर्ड को ले जाओ, तो वो अल्टीमेट क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह कुछ ऐसे होते हैं जो कि एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाते हैं। एसिटाइल कोए आगे या तो एनर्जी प्रोडक्शन की तरफ चला जाएगा, या एसिटाइल कोए आगे फैट फॉर्मेशन की तरफ चला जाएगा। तो हमारे पास अमाइनो एसिड के कितने फेट्स आ गए, तीन फेट्स आ गए। या तो ग्लूकोज, पहला फेट तो हमने देख लिया ना भाई, उसकी अपनी सिंथेसिस हो गई, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस। दूसरा ये कि अगर कन्वर्जन होनी है या तो ग्लूकोज फॉर्म में चला जाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, या एसिटाइल कोई में चला जाएगा जिससे या तो एनर्जी प्रोविजन होगी दूसरा, और तीसरा उसका फेट क्या होगा, फैट स्टोरेज। अब इस ये सारा स्टेप कहाँ पे हो रहा है, लिवर के अंदर हो रहा है। ये जो कन्वर्जन हो रही है ग्लूकोज या फैट में, वो ग्लूकोज और फैट जो कि लिवर में प्रोड्यूस होते हैं ये आगे चले जाएंगे एनर्जी यूटिलाइजेशन के लिए, या फिर अपनी स्टोरेज फॉर्म में। या तो ये एनर्जी यूटिलाइज दोबारा, यानी कि एक तो कीटो एसिडोसिस कीटोजेनिक अमाइनो एसिड डायरेक्टली एनर्जी दे रहा है ना, एक ये कि आपने इसको कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोनियोजेनेसिस या लाइपोजेनेसिस के जरिए,
और उसके बाद वो उन्होंने आगे, वो या तो स्टोरेज फॉर्म में चले गए या आगे उन्होंने कहीं ना किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी दे दी। रिसाइकलिंग एनर्जी, ऑल्दो अमीनो एसिड कैन नॉट बी स्टोर्ड, देयर एनर्जी कंजर्व्ड एंड यूज्ड इन अदर फॉर्म। भाई अब देखो, अमीनो एसिड जो है वो खुद से स्टोर नहीं हो पाया, लेकिन उसकी एनर्जी जो है वो कंजर्व कर, उसकी एनर्जी स्टोर कर ली गई। किस तरह? कार्बोहाइड्रेट या फैट की फॉर्म में, यानी उसकी एनर्जी स्टोर होगी, अमीनो एसिड स्टोर नहीं हुआ। देखें, आपने प्रोटीन इनटेक की, पूल ऑफ अमीनो एसिड इन द ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड, हमारे ब्लड के अंदर अमीनो एसिड्स आ गए, काफी सारे आ गए। ठीक है, अब इन्होंने करनी है सिंथेसिस। सिंथेसिस की नहीं करनी है, बॉडी टिश्यू, हार्मोन, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, ये डिफरेंट है। बॉडी टिश्यू तो हमारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन आ जाएंगे, हार्मोन, एंजाइम, एंटीबॉडी तो हमारी क्या आ जाएंगी? फंक्शनल प्रोटीन्स आ जाएंगी। यही बॉडी टिश्यूज और ये हार्मोन ये डिग्रेड होकर दोबारा अमीनो एसिड देते हैं, कहाँ पे? ब्लड के अंदर रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक टू स्टेप है। तो अब हमारे ब्लड के अंदर प्रोटीन कहाँ कहाँ से आ रही है? एक तो वो जो हम इनटेक कर रहे हैं, और दूसरी वो जो कि इन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन से आ रही है, तो हमारे ब्लड में ये आ रही है। ठीक है, अब बॉडी टिश्यूज की बात करें तो उनमें स्किन है, हेयर है, फीसिस है, ये सारी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, यानी कि यहाँ से आगे जो एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, हार्मोन्स, बॉडी टिश्यूज, ये कहाँ पे, कहाँ कहाँ, स्किन, हेयर, बाकी भी पार्ट भी लिख सकते हो, स्केलेटल मसल्स आप लिख सकते हो। ठीक है, वो हो जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ है जो इनकी डी अमाइनेशन, यानी कि एक्सेस, एक तो चले गए ना अमाइनो एसिड, इधर चले गए जितने जरूरत थी। इन चार चीजों में फर्ज कर लो हमें अमाइनो एसिड की जरूरत थी, वो सारे तो चले गए इधर। जो बच गए उनकी क्या हो जाएगी? उनकी हो जाएगी डी अमाइनेशन। डी अमाइनेशन में जो नाइट्रोजन अलग हुई, और हमारा एक कीटो एसिड ग्रुप, अल्फा कीटो एसिड ग्रुप अलग हुआ। जो नाइट्रोजन है वो आगे यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट हो गया, और जो हमारा कीटो एसिड, अल्फा कीटो एसिड है, वो आगे कन्वर्ट हो गया इनटू कार्बोहाइड्रेट या फैट। अब ये हमारे पास एक आ गया अल्फा कीटो एसिड, ये हमारा दूसरा एक स्ट्रक्चर था। इसके आगे फिर से तीन, दो फेट्स हैं, तीन मैंने बताए थे वैसे। ठीक है, इस तरफ से देखोगे तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट एंड फैट है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में और फैट की फॉर्म में चला जाएगा, कन्वर्जन जो कि होगी उसकी नियोजेनेसिस, और या फिर डायरेक्टली जो है वो एनर्जी प्रोविजन कर देगा। इस लेआउट की समझ आई है आप लोगों को? अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ हाँ जी, हाँ जी, पहुंच गए थे उन्हें। हाँ जी पहुंच गए थे, हाँ जी पहुंच गए थे, लेक्चर ले रहे हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। प्रोटीन एंड एक्सरसाइज, एक्सेस प्रोटीन, वो हमने ये देख लिया कि वो कार्बोहाइड्रेट फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। लॉस फॉर्म में बढ़िया क्रिएटिनिन और यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिया जो है वो डेफिनेटली वही उसके प्रोडक्ट होते हैं, एंड प्रोडक्ट, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट। यूरिया एज अ बाय प्रोडक्ट, यूरिया कंसंट्रेशन इन यूरिन, ब्लड एंड स्वेट इज एनालाइज्ड एज इंडिकेटर ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अगर आप ब्लड की या यूरिन की यूरिया कंसंट्रेशन देख लें, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉडी के अंदर जो है वो क्या कंडीशन है प्रोटीन की। ठीक है, मार्कर फॉर मसल ब्रेकडाउन, मसल ब्रेकडाउन के मार्कर क्या मतलब? आप ब्लड टेस्ट करवाते हो तो आपको कैसे पता लगेगा कि बॉडी के अंदर जब वो मसल ब्रेकडाउन हो रही है? मसल ब्रेकडाउन का क्या मतलब है कि लाइक वेस्टिंग की कंडीशन है। ठीक है, मसल का ब्रेकडाउन, ओवर ब्रेकडाउन हो रही है। तो एक कंपाउंड है 3 मिथाइल हिस्टिडीन, ये एक मॉडिफाइड अमीनो एसिड है जो कि यूरिन में मिलता है, और इससे आप मसल प्रोटीन कैटाबॉलिज्म को स्टडी करते हो। लाइक इसका अगर हाई लेवल है तो यू इट विल सिंपली टेल कि बॉडी के अंदर जो मसल प्रोटीन है वो टूट रही है। ठीक है, जो कि एक अच्छी इंडिकेशन नहीं होती। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बैलेंस टेक्निक, ये दूसरा मेथड है कि इसके अंदर आप मेजर करते हो नाइट्रोजन इंटेक को वर्सेस एक्सक्रीशन, यानी कि आपने जितना नाइट्रोजन इंटेक किया वो मेजर करते हो, और यूरिन के अंदर या फीसिस के अंदर कितनी नाइट्रोजन एक्सक्रीशन हुई वो दोनों को मेजर करते हो। और दोनों के अंदर अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो उसका मतलब है कि आपका जो इनटेक है वो ब्रेकडाउन से ज्यादा है। जो एक्सक्रीटेड नाइट्रोजन है, अब किस तरह पता लगेगा? यूरिन का टेस्ट करोगे नाइट्रोजन निकल आएगा। और जो इनटेक है वो किस तरह पता लगेगा? भाई जितनी प्रोटीन आपने इनटेक की उसकी आप उसका आप नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो
मतलब पता होता है कि इस फूड की इतना इस फूड में इतना नाइट्रोजन है, इस फूड में इतना नाइट्रोजन है। तो आप उतना देखते हो कि अच्छा मैंने इतना नाइट्रोजन जब इनटेक किया, और उसके बाद यूरिन टेस्ट करते हो, यूरिन टेस्ट में जितना एक्सक्रीट हुआ, अगर तो आपके इनटेक नाइट्रोजन से ज्यादा है एक्सक्रीट नाइट्रोजन, तो इसका मतलब है कि जो तो आपने खाया वो तो निकला ही निकला नाइट्रोजन, उसके अलावा बॉडी के अंदर से भी नाइट्रोजन निकल रहा है, इसका मतलब है बॉडी के अंदर प्रोटीन जो है वो टूट रही है, ठीक है। लेकिन अगर आपने खाया और जितना नाइट्रोजन आपका इनटेक हुआ है, एक्सक्रीशन उससे कम है, इसका मतलब है बॉडी के अंदर क्या हो रही है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है, कि जितनी भी नाइट्रोजन आप लेके गए थे या जितना आप प्रोटीन इनटेक किया था वो भी इस्तेमाल हो गई है इनटू इन द ग्रोथ इन द लाइक स्ट्रक्चर बनाने के अंदर, ठीक है। लेबल्ड आइसोटोप स्टडी ये तीसरा मेथड है। ये चार, तीन चार हमने मेरे ख्याल देखे हैं। लेबल अमाइनो एसिड आर इंजेस्टेड और इंजेक्टेड टू ट्रैक देयर मेटाबॉलिक फेट ड्यूरिंग एक्सरसाइज। उसके अलावा अमाइनो एसिड लेबल्ड, लेबल्ड का मतलब है कि वो होंगे रेडियो एक्टिव होंगे, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव का मतलब है वो शुआएं रिलीज करेंगे, तो भाई बंदे को इंटेक करवा दिया जाएगा, उसके बाद वो एक्सरसाइज कर रहा होगा तो उसको मॉनिटर किया जाएगा, तो वो एक्सरे होगी जिसके अंदर वो जो है ना चमकता हुआ नजर आएगा। अब अमाइनो एसिड का जो जो हिस्सा जहां जहां जा रहा है उसकी बॉडी में वहां वहां वो ट्रैक कर लिया जाएगा, अच्छा भी ये मसल की तरफ गया है, ये लिवर की तरफ गया है, ये किडनी की तरफ गया है, जो भी उसका फेट होगा, ठीक है। तो उससे जो है वो उससे भी आप असेस कर सकते हो भाई अमाइनो एसिड जा कहाँ रहा है। डिफरेंट एक्सरसाइज के अंदर जो है वो प्रोटीन जो है वो डिफरेंटली इस्तेमाल होती है। बोथ रेजिस्टेंस एंड एरोबिक एंड्योरेंस एक्सरसाइज अफेक्ट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, हमें पता है दो तरह की एक्सरसाइज होती हैं, ये हम मिड में कर चुके हैं। एरोबिक एक्सरसाइज यूज प्रोटीन मोर एज एन एनर्जी सोर्स स्पेशली ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग सेशन। भाई जब लंबा सेशन चल रहा है तो उसमें जो है वो प्रोटीन ही ज्यादा इस्तेमाल होती है। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ब्रीफ एक्सरसाइज सेशन लो प्रोटीन सिंथेसिस रेट, इंक्रीज प्रोटीन ब्रेकडाउन रेट। ये क्या है? ओके। एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है कि प्रोटीन में एक्सरसाइज और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एक लिंक है। तो आपको पता है कि जब एक्सरसाइज ड्यूरिंग द एक्सरसाइज प्रोटीन का टूटना या ब्रेकडाउन ज्यादा हो रही होती है, लेकिन उसकी सिंथेसिस जो है वो कम होती है। तो ये नॉर्मल एक कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी इस पे बात की है। प्रोटीन एज एन एनर्जी सोर्स इस पे बात हो चुकी है कि या तो डायरेक्टली वो मसल्स के थ्रू या ग्लूकोज के थ्रू जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो मैं इसको दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा। आगे कुछ आ जाते हैं हमारे अमाइनो एसिड, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स और उनका जो रोल है। रोल ऑफ ब्रांच चेन अमाइनो एसिड इन एक्सरसाइज। ब्रांच चेन अमाइनो एसिड जो है ना, ये ऑक्सीडाइज होते हैं एक्सरसाइज के दौरान थ्रू ट्रांसअमाइनेशन विच कन्वर्ट देम इनटू कीटो एसिड एज वी टॉक्ड अर्लियर। अब इसका अपना एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं ऑक्सो एसिड डिहाइड्रोजिनेज, BCAAD, ठीक है, ब्रांच चेन ऑक्सो एसिड डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम होता है जो कि BCAA की ऑक्सीडेशन करवा के इसको कीटो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये एंजाइम हमारे पास ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है इन द ऑक्सीडेशन ऑफ BCAA। रेट लिमिटिंग एंजाइम क्या होता है कि ऐसा एंजाइम जो कि अपने प्रोडक्ट की वजह से लिमिट होता हो, ठीक है। मतलब इसकी एक्टिविटी जो है वो कंट्रोल कर रही है ओवरऑल जो भी फर्दर कन्वर्जन है, ठीक है। और रेस्ट से जैसे ही आप एक्सरसाइज की कंडीशन में आएंगे तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सस्टेन्ड डायनामिक एक्सरसाइज, प्रोलॉन्ग्ड एंड इंटेंस एक्सरसाइज फर्दर स्टिमुलेट माइनस ऑक्सीडेशन। ये डिफरेंट है। देखें, BCAAD एक्टिविटी जितनी ज्यादा इसकी एक्टिविटी होगी उतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन होगी। इसी तरह जितनी जो है वो लंबी और सीवियर एक्सरसाइज होगी उतनी ही ज्यादा ऑक्सीडेशन अमाइनो एसिड्स की ज्यादा होगी। अमोनिया प्रोडक्शन, BCAA oxidation during exercise lead to production of ammonia. The amount of ammonia produced correlate with the exercise intensity. Definitely. तो जितनी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी ज्यादा होगी अमोनिया की प्रोडक्शन भी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। और जितनी अमोनिया की प्रोडक्शन ज्यादा है वो अल्टीमेटली शो करवाएगा कि BCAA की ऑक्सीडेशन उतनी ही ज्यादा है। implication for muscle metabolism, enhanced BCAA oxidation provide an alternative energy source during exercise. The process reflect metabolic adaptation of skeletal muscle to meet energy demand. सीधी सी बात है कि जब एक्सरसाइज करते रहेंगे बॉडी अडॉप्ट करती है, बॉडी अडॉप्ट करेगी तो उसमें क्या होगा कि बॉडी अडॉप्ट ये करेगी कि BCAA की जो कन्वर्जन है वो क्या हो जाएगी, वो अच्छी हो जाएगी। मतलब बॉडी अडॉप्ट कर लेगी कि उसको अच्छी तरह कन्वर्ट कर पाएगी। इस कन्वर्जन की वजह से जो है ओवरऑल बेनिफिट ये होता है कि मसल को एक अल्टरनेटिव सोर्स मिल जाता है कि वो एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखे और अमाइनो एसिड्स को एज एनर्जी सोर्स जो है वो इस्तेमाल करता रहे, ठीक है। ये स्लाइड समझ आई है, इसमें कोई कंफ्यूजन अभी तक?
इसमें कोई क्वेश्चन है बच्चे? देखो, ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि एक किसी भी एक स्टेप में, लाइक एक मल्टी स्टेप का प्रोसीजर है, फर्ज कर लो उसमें काफी सारे स्टेप हैं, तो उनमें ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर ये तेज होगा तो पूरा, देखो एक स्टेप्स हैं, आसान अल्फाज में समझाऊं कि एक ऐसा काम है जिसके 5 स्टेप्स हैं। अब उसमें जो तीसरे नंबर वाला स्टेप है वो सबसे ज्यादा स्लो है, ठीक है। वो सबसे ज्यादा क्या है, स्लो है। तो वो हम कंपैरेटिवली बाकी चारों से, ठीक है। तो उस स्टेप पे जो भी इंजाइम होगा वो क्या होगा, रेट लिमिटिंग इंजाइम। तो वहां पे अगर इंजाइम है और वो बहुत अच्छे से एक्टिविटी कर रहा है तो वो क्या करेगा, पूरा प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। उस स्टेप पे अगर इंजाइम कमजोर है, हल्का है, लाइक वो नहीं कर रहा उसको सही से एक्टिविटी, तो वो क्या करेगा, पूरे के पूरे स्टेप वो डिले हो जाएगा। ऑलरेडी स्लो है, इंजाइम ने भी स्लो कर दिया। तो रेट लिमिटिंग का आसान मतलब यही होता है कि ये वो स्टेप है या ये वो इंजाइम है जिसने डिटरमाइन करनी है ओवरऑल पूरे प्रोसीजर की, पूरी जितनी कन्वर्जन होनी है ना, एनर्जी के अंदर, एनर्जी की प्रोडक्शन होनी है जो कि ब्रांच एंड अमीनो एसिड से, उसको पूरे को ही ये कंट्रोल कर रहा होता है। मतलब इसकी इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है पूरे प्रोसेस की स्पीड। इस वजह से इसको कहते हैं रेट लिमिटिंग। ओके, 17 आ जाती है हमारे पास, इसमें से टाइम थोड़ा है। ये हमने बात कर ली है, मनी से यूटिलाइजेशन की बात हो चुकी है। प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज एंड स्टारवेशन कंपैरिजन। प्रोलॉन्ग एंड्योरेंस कैन बी सिमिलर टू स्टारवेशन। एंड्योरेंस एक्सरसाइज जो लंबी एक्सरसाइज होती है वो स्टारवेशन के ही बराबर होती है। अब इसमें डेफिनेटली ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई आप अगर आप कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल हो जाएगा, ग्लाइकोजन का इस्तेमाल हो जाएगा, उसके बाद बॉडी प्रोटीन की तरफ जाएगी। तो यही एंड्योरेंस एक्सरसाइज में जिस तरह एक वेस्टिंग की कंडीशन में होता है, भाई उसके स्टोर ही नहीं होते तो बॉडी जो है वो प्रोटीन को इस्तेमाल करने लग जाती है एज एन एनर्जी सोर्स। तो यहाँ भी जो लंबी एक्सरसाइज होती हैं उनमें भी यही कंडीशन होती है। कार्बोहाइड्रेट डाइट अगर लो होगी तो डेफिनेटली जल्दी स्टोर खत्म हो जाएंगे, बॉडी प्रोटीन की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। अगर एडिक्वेट इनटेक है तो उसकी वजह से प्रोटीन का ब्रेकडाउन कम हो जाएगी, तो इसकी ये बेनिफिट हो जाएगा कि बॉडी जो है वो ग्लूकोज को एज ए एनर्जी सोर्स इस्तेमाल कर रही है। और मसल क्योंकि वर्क तो कर रहा है तो प्रोटीन ब्रेकडाउन होगी, तो ब्रेकडाउन तो हो, नॉर्मल ब्रेकडाउन होगी। और जो प्रोटीन आप इनटेक कर रहे होगे वो उस प्रोटीन की ग्रोथ के अंदर या मसल ग्रोथ के अंदर जो है वो रोल प्ले करेगी। ओके, एसेंट्रिक एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जिनमें आप हायर एटीट्यूड से लोअर की तरफ जाते हो, लाइक लोअरिंग वेट्स, बिल्कुल लो वेट को नीचे से उठाना, ठीक है। मतलब लोअरिंग वेट्स का मतलब होता है एक बार वजन ऊपर पकड़ा हुआ है और उसको नीचे करना है, ठीक है। आसान इससे समझ लो कि रनिंग डाउन हिल, पहाड़ से नीचे उतरना। ये एक्सरसाइज होती हैं, ऐसी होती हैं जिनमें अच्छा खासा स्ट्रेस आता है मसल टिश्यूज के ऊपर, ठीक है। इसके इन इस तरह की एक्सरसाइज के अंदर हो जाती है मसल सोरनेस, ठीक है। मसल सोरनेस क्या होता है, वही आपको आसान अल्फाज में खलियां पड़ जाना, ठीक है। ड्यू टू माइक्रोटियर, माइक्रोटियर क्या होता है, वही कट्स, ब्रेकडाउन हो रही है प्रोटीन की, तो मसल के अंदर जब वो कट्स लग जाते हैं तो उसको कहते हैं कि मसल सोरनेस। डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस डोम्स, मसल फाइबर माइक्रोटियर आर बिलीव टू बी कॉज ऑफ डोम विच यूजुअली ऑनसेट 1 to 2 days आफ्टर एक्सरसाइज। जिस दिन आप एक्सरसाइज कर रहे हो आपको उस दिन कोई पेन फील नहीं होती, लेकिन उसी रात को या उससे अगले दिन आपकी टांगे या जो हाथ हैं, जो भी अपने जिस भी एरिया के जिस भी पोर्शन की आपने एक्सरसाइज की है वो स्टिफ हो चुका होता है, ठीक है। उसमें पेन हो रही होती है और सीवियर पेन होती है, इसको कहते हैं डिलेड ऑनसेट मसल सॉरनेस। इम्पेयर्ड प्रोटीन सिंथेसिस, माइक्रो टीयर इन मसल फाइबर कैन इम्पेयर प्रोटीन सिंथेसिस एंड डिले रिकवरी। डेफिनेटली अगर टीयर्स आ जाएं, लाइक अपने मसल फट चुका है, ठीक है, तो इस केस में जो है प्रोटीन की सिंथेसिस, वही जो मसल की ग्रोथ होनी है वो क्या हो जाएगी, डिलेड हो जाएगी, रिकवरी उसकी क्या हो जाती है, डिले हो जाती है, ठीक है।
लेकिन बार बार कॉन्टिन्यूस एक्सरसाइज करने से बॉडी आहिस्ता 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 जो है वो इसको अडॉप्ट करती है, और ओवरऑल जो है वो बॉडी जो है वो एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग सेशन जो है वो उसको अडॉप्ट कर लेती है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास प्रोटीन लॉस ड्यूरिंग एक्सरसाइज है। यूरिनरी लॉस हम कर चुके हैं, तो मैं ये दोबारा से इसको नहीं बताऊंगा, आप इसको रीड कर लेना। स्वेट लॉस जो है वो आपको मतलब स्वेट के अंदर भी नाइट्रोजन लॉस होता है, तो ये रीड करने से आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। इनटेक की भी हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके ऊपर आ जाते हैं। बैलेंस ऑफ एमपीएस एंड एमबीबी। मेंटेनिंग फॉर इंक्रीजिंग स्केलेटल मसल मास डिपेंड अपॉन प्रॉपरली बैलेंसिंग मसल प्रोटीन सिंथेसिस और मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन। ये हो गया हमारा कि प्रोटीन की जो सिंथेसिस है और जो ब्रेकडाउन है उसको बैलेंस करना है, तो हमारी बॉडी जो है वो बैलेंस कंडीशन में आ जाती है। अगर हम हाई प्रोटीन इंटेक करते हैं, लाइक सप्लीमेंट वगैरह का इंटेक करेंगे, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर मायोसिन का लेवल हाई हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, मसल प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस होती रहेगी, बाकी जितने भी एक्सेस होंगे अमीनो एसिड वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएंगे। पॉजिटिव प्रोटीन बैलेंस की हम बात कर चुके हैं, वही नाइट्रोजनस बैलेंस वाली बात है कि अगर सिंथेसिस जो है वो ब्रेकडाउन से ज्यादा है तो उसी उसकी वजह से क्या होगा, मसल हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब है कि मसल जो है वो ग्रो करेगा, एंड स्ट्रेंथ जो है वो ऑटोमेटिकली ग्रोथ चीज है, एक मसल ग्रो कर चुका है तो उसकी स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसके साथ साथ हमारे पास रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो है वो और की एनर्जी इनटेक, ये भी जो है वो सपोर्ट करती है डेफिनेटली। अगर आपका एनर्जी इनटेक ठीक है, ग्लूकोज इनटेक ठीक है, तो प्रोटीन जितनी भी इनटेक की जाएगी वो दैट विल बी गोइंग टूवर्ड्स द बिल्डिंग ऑफ मसल्स इंस्टेड ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो वो भी चीजें जो है इसके अंदर आ जाती हैं। अमाइनो एसिड का अगर डायरेक्ट इंटेक किया जाए साथ में कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी की तरफ चले जाएंगे, अमाइनो एसिड जो है वो बिल्टअप की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो ओवरऑल एक एनाबॉलिक स्टेट आती है जिसमें मसल जो है वो ग्रो करता है। और ये बाकी आप रीड कर लेना बिकॉज टाइम इज शॉर्ट। बीसीए सप्लीमेंटेशन का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है, तो ये आपने देख लेना है कि ये ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन एंड वेलिन, ये तीन ब्रांच इन अमाइनो एसिड्स हैं, और इनकी सप्लीमेंटेशन से एक तो बॉडी को फ्यूल मिलता है। ठीक है, उसके अलावा न्यूरो फंक्शन के अंदर जो है वो एडवर्स चेंज को बचाता है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन हमें पता है, जो एक सिग्नलिंग होती है ब्रेन